हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, वरना आज ये मुल्क न जाने कहाँ पहुँचा होता। जहाँ तक कैंडिडेट्स पीटीआई का ताल्लुक है, तरजीह दी जाएगी जो जेल में है। हम हल्का बंदियों के फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते। ये मतलब नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतराज उठा दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करें। इतना रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल है, एक ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ले जो कि इसको मुताज़ करे। और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हम अवाली से लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। वकला तंजीमों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतालबे को बड़ी सियासी जमातों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ऐसा मुतालबा इलेक्शन के इल्तवा की कोशिश थी। अगरचे वकला तंजीमों ने वजाहत दी है कि वो इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहते, मगर उसके बावजूद कुछ सियासी और वकला रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये सब किसी इशारे पर किया जा रहा है। दिलचस्प बात है कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया और कहा कि उनकी मर्जी के बगैर प्रेस रिलीज जारी की गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि वकील रहनुमा एहसन बून ने भी हाफिजाबाद में इजाफी नशिस्त के लिए दबाव डालने की कोशिश की। जब फरमाइश पूरी ना की गई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा सामने आ गया, जो सरासर एक ज़ाहिर है ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज के अखबारात में एक इश्तिहार शाया हुआ है, जिसमें आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह से मुतासिरा उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से रुजू का मौका दिया गया है, जहां 7 रुकनी बेंच 2 जनवरी को इनफरादी केसेस का जायजा लेगा। याद रहे कि इससे पहले 5 रुकनी बेंच की जानिब से ताहयात नाअहली का फैसला अभी तक फील्ड में मौजूद है, जिसकी मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन 1 से ज़ायद हलकों से इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। क्या 2 जनवरी को नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की पार्लिमानी सियासत में वापसी का रास्ता साफ होने जा रहा है? इस दौरान पीटीआई ने भी ऐलान कर दिया है कि बानी चेयरमैन 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि बानी चेयरमैन के खिलाफ केसेस मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं, जबकि अभी तक तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी नहीं मिला है और इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला महफूज रखा हुआ है। सवाल यह भी है कि अगर बल्ले का निशान मिल भी गया तो उम्मीदवारों का हतमी तयन कैसे होगा और कब होगा, क्योंकि 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है और अब तक पार्टी के दर्जनों साबिक एमएनए पार्टी छोड़ चुके हैं या इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं, जबकि कई रहनुमा इश्तिहारी करार दिए गए हैं और उनका ये प्रोसेस अभी भी जारी है। इन्हीं रहनुमाओं में से एक हमाद अजहर ने ट्वीट किया कि कारकुन हर हल्के से 5 इजाफी कागजात जमा करें ताकि किसी भी इंतहाई सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। क्या पीटीआई के पास हर हल्के में उम्मीदवार होंगे? इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट पे, जहाँ पर सरफराज बंगलजई जो कि एक बड़ी दहशतगर्द तंजीम का रुकन था, उसने जो है वो सरेंडर किया है स्टेट के सामने और हालात बताए हैं कि क्या हालात हैं और किस बुनियाद के ऊपर जो है ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, कैसे बैरून मुमालिक की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है और किस तरह जो है वो लोगों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में अपने मुतारफ़ करा दूँ। हमारे साथ हसन पाशा साहब मौजूद हैं, बार काउंसिल की तर्जुमानी करते हैं, उनके मेंबर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा है। आप तीनों का जो है वो बहुत शुक्रिया। अज़मा साहिबा, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइए कि जो हल्का बंदियों वाला मामला है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं और वकला तंजीमों ने जो मुतालबा किया आप लोग उससे इत्तेफाक भी नहीं करते, लेकिन ये इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इस किस्म के जो मुतालबात आ रहे हैं, आपकी पार्टी इसको किस तरह देख रही है इन मुतालबात? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, बड़ी क्लियर पोजीशन है, हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि इलेक्शन के इल्तवा की कोई भी तजवीज़, कोई भी ख्वाहिश, किसी भी मंसूबे के ऊपर जो है वो हम कतई तौर पर ना तैयार हैं ना सुनना चाहते हैं। अब ये इसकी टाइमिंग्स बड़ी अजीब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की इस एलामिये की, और इस एलामिये की बहुत सारी बैकग्राउंड कही जा रही है, बताई जा रही है। मैं उस तरह की डिटेल्स में जाए बगैर भी ये समझती हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो एक बड़ा इदारा है वकला तंजीमों का, वो कानून और आइन की सुप्रीमेसी पे यकीन रखते हैं।
तो वहां फिर जहां इलेक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो उसके मुख्तलिफ इल्तवा की जो साजिशें हो जा रही हैं उसको ओवरकम करते करते सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया कि इस मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शंस इकट्ठे एक ही टाइम पर 8 फरवरी को होने चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर से उसके साइन कराए गए, उसको कहा गया ये पत्थर पे लकीर है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो साजिशें साथ साथ चलती रही। अब अगर इसका प्रोसेस शुरू हो गया है, उम्मीदवारान जो है वो कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं, साथ साथ अब जमा भी कराएंगे, लेकिन वहां पर पाकिस्तान बार का इस तरह से जो है वो एक बहुत ही सियासी टाइप का प्रेस रिलीज देना और उसको फिर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ एक हल्का बंदियों के इशू के ऊपर, जो हाफजाबाद की हल्का बंदी है जिसके ऊपर एक इशू था, उस की बिना पर जो है वो डिस्क्रेडिट कर देना, ये नामुनासिब है। और अच्छा, ये नामुनासिब तो है, वो उसमें बहुत सारे फ्लॉज भी हैं। एक तरफ कहा उनका हल्का जेलम है, हालांकि वो जेलम नहीं है, सरगोदा उनका इलाका है भाई। फिर उसकी भी बहरहाल कहा कि ये जल्दी में हुआ, बहुत फैसला हुआ। लेकिन ये आप लोग देख किसको किस तरह रहे हैं? क्या आपके ख्याल में ये महज सिर्फ एक सीट के लिए या एक जो पिटीशन गई हुई थी उसके एक हल्के के लिए था मामला, या इससे आगे इस मसले को देख रहे हैं? देखिए, मेरी ख्वाहिश और मैं मालूमात भी अभी तक तो यही है कि एक हल्के की ही बात थी और वो हल्के की बात कुछ जाती जो है वो शक्ल इख्तियार कर गई है, लेकिन लोग इसको बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ भी अटैच कर रहे हैं। लेकिन मैं बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ डेमोक्रेट, मैं बिल्कुल कतई तौर पर ये सोचना और इस पे बिलीव नहीं करना चाहती कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश करेगी। फेयर इनफ। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी ने भी इसको जो है वो मुस्तरद किया है और जो वकला हैं आपके वो भी कह रहे हैं कि हम इसको रद्द करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सो आप भी चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएं और इस किस्म की अगर कोई मूव्स होती हैं तो वो एक्सेप्ट ना की जाए। आपका भी इस पर इत्तफाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग तो चाहते थे कि इलेक्शन आज से साल पहले, 1.5 साल पहले हो जाते, ना ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की गवर्नमेंट आती, ना GDP 6.1 से -0.17 पे आती। अच्छा, इन लोगों ने 2023 में जो इन्होंने ख़ुद वो दिए ना अपने फिगर्स दिए हैं, वो 0.28 दिए हैं, वो भी झूठ बोला है, वो -0.17 है। उस लिहाज से देखिए, इलेक्शंस अगर आप समझें तो इलेक्शंस इस किसी भी चीज़ की, किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जान होती है। ये उसके अलावा जो अवाम है ये एक्चुअली उनका हक है। सर, अग्रीड। हाउ डू यू सी इट? व्हाट इज योर पार्टीज पोजीशन? हमारी पार्टी पोजीशन, डू यू सस्पेक्ट दिस प्रोसेस और नॉट? नहीं, हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन उसके साथ हमें बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी है। किस ब्यूरोक्रेसी के? उस ब्यूरोक्रेसी जिसने अभी एक आध दिन पहले जिन्होंने खाली पिंडी में से 60 PTI के जो वर्कर्स हैं उनकी क्या कह सकते हैं, उनको ये पकड़वाने की ना, उनको उसके वो जारी किए, चालान जारी कर दिए कि भाई इनको वारंट जारी कर दिए कि भाई इनको आप लोग अरेस्ट करें। अगर इस किस्म के आप लोग कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो फिर आप मुझे बात बताएं, आपके इन इलेक्शंस जो मर्जी आ जाए, ये लोग अपनी नाअहली खत्म करवा रहे हैं, इनकी नलायकी कौन खत्म करेगा? फेयर इनफ। इसका जवाब खैर अज़मा साहब आपको देंगी, लेकिन ये बताएं 2014 में आप लोगों ने जो धरना किया था, 2014 का धरना आपने किस वजह से किया था? क्या रीजन? देखिए, 2014 के धरना हमने ये किया था कि 4 हल्के खुलवाने, 4 हल्के इसलिए, और वो आरओ जो थे वो जुडिशियल ऑफिसर। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में टू द पॉइंट सर, मैं टू द पॉइंट की बात करूँ ना, उसमें चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जुडिशरी है, इनमें से किसी ने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कराए आज तक, ठीक है? लेकिन एक चीज समझ लें, होता यह है कि जो जुडिशरी है ना, उसमें अगर आप 100 करें तो 100 में से 30 बंदे गलत कर सकते हैं, लेकिन 100 के 100 नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में 100 के 100 करेंगे। देखिए ना, 2014 में 4 हल्कों के लिए पूरा सिस्टम जैम कर दिया था। वो आरओ का इलेक्शन जरदारी साहब ने कहा, मैं सर गुजारिश कर लूँ ना, जरदारी साहब ने उसे आरओ का इलेक्शन कहा, आपकी पार्टी ने कहा ये रिग्ड इलेक्शन है, और वो जुडिशियल ऑफिसर्स को लेकर वो इलेक्शन कराया गया था। पाशा साहब, ये क्या किया आप लोगों ने सर, और क्यों किया है? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की प्रेस रिलीज़ में इस्तीफ़े का जिक्र नहीं है। ये आप भी और अज़मा साहबा भी ये तस्दीक़ कर लें अपनी। अब उसमें 2 चीज़ें हैं। पहला पैराग्राफ उसमें है कि 8 फरवरी का इलेक्शन
बिल्कुल उस पर हम फॉर्म हैं और वो होना चाहिए। और आगे क्योंकि प्रेस रिलीज़ मेरे नाम से जारी हुई है, मैं ज़रा उसका बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि क्या उसमें लिखा क्या इस्तीफा देना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मेरी बात सुनो, नहीं ऐसे नहीं होगा ना सर, नहीं ऐसे नहीं पहले सर मेरी बात सुन ले, ये ना करे ना। ये हम जब विटनेस बॉक्स में कोई विटनेस आया हुआ था तो फिर हम वकील मुझे वकला का अंदाज बहुत पसंद है, वहां से पिक किया मैंने। तो मैं एक तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आ गया, पाकिस्तान बार काउंसिल बतौर इदारा उस वक्त भी हमने इसको अप्रिशिएट किया था, अब भी कर रहे हैं, एंडोज कर रहे हैं और हम बबांगे दहल ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के पीछे हम खड़े हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर की लकीर है। लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन हमने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि साफ़ और शफाफ करवाना आप करवा के दें हमें। बतौर पाकिस्तानी हमारी ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट से है कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा के दें और उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ात हमने 2-3 एक बड़ा मशहूर शेर सुने 2-3 एग्जाम्पल्स हमने कोट की हैं। हाँ। उसको ले जाया गया हमारे भाई आज़म नज़ीर तारड़ के बारे में और ये थ्योरी क्या बनाई गई, जोड़ा क्या गया, वो जी पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुस्लिम लीग नून के बयानिए को वो इलेक्शन डिरेल करने के लिए बात की है। मैं एक कैटेगरी साहब ने कहा है ना एतजाज, जो मैं नाम नहीं लेता, एक बात में लोग कैसे समझेंगे, मैं कैटेगरिकली ये कह रहा हूँ कि ना हमें किसी ने कहा है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के दुम छले हैं, ना हम स्पोक्समैन हैं, इंडिपेंडेंट हमारी सोच है हमने। और एक और बात, ये तमाम पार्टीज आज से पीटीआई का एहतजाज शुरू हो गया है इस हवाले से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं जीत और लेवल प्लेइंग फील्ड का हमने मुतालबा किया है। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड सर देखिए, ये तो काफी दिनों से लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे थे, उस वक्त बार काउंसिल ने नहीं कहा। बार काउंसिल को इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद जो है, मैं सर गुजारिश आप सवाल करें फिर मुझे जवाब। जी बिल्कुल दूंगा। शेड्यूल जारी होने के बाद आपको याद है लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, वो एक बड़ा मशहूर शेर है, कब खुला तुझ पे एराज, इनकार से पहले के बाद। सो एक सस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि कोई ऐसा जाती नौयत का मसला अटक गया था। और तारड़ साहब के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने तो उसको बड़ा डिसोन किया कि हमारा तो इस मामले से कोई लेना देना नहीं, नाम डिले चाहते, नाम इस्तीफा मांगते। मैं इस बात को एंडोर्स कर रहा हूं। अब मुझे ये बताएं, इस्तीफा जो है आप चाहते हैं चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? मेरी बात सुनिए, हमारी प्रेस रिलीज जरा पढ़ तो लें आप। सर उसको छोड़ दें, उसमें रेजिग्नेशन का जिक्र है। आप रेजिग्नेशन डिफेंड कर रहे थे। हमने ये कहा है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, हमने रेजिग्नेशन का पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा नहीं किया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने यह कहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की निगरानी इलेक्शन जो हो रहे हैं उस पर हमें एतराज़ भी है, हम तशवीश का इजहार भी करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन की बात लगवा देंगे सर। नहीं चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, उनकी निगरानी में हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। तो मगर कब खुला तुझ पे ये राज? मैं बताता हूँ, इनकार से पहले के बाद। इलेक्शन कब है? 8 फरवरी को। ठीक है, हम वेल बिफोर टाइम ये बात पाकिस्तानी कौम को बता रहे हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात है इलेक्शन के बाद आपने कहना है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने ठीक कहा था इलेक्शन से पहले कि ये इलेक्शन ठीक नहीं होने। कि तमाम जमातें तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतखाबात के अंदर जाना चाहती हैं। जब आप इस्तीफा मांगते हैं उसका तो क्लियर कट मतलब ये है कि इलेक्शन फिर पता नहीं कहां जाके होगा और कब होगा। जी अज़मा साहब, आप दोनों बातों का ज़ाहिर जवाब देंगे, क्योंकि एक तो वो कह रहे हैं, पाशा साहब कह रहे हैं कि भाई हम क्या समझते हैं कि उनके होते हुए ये फेयर नहीं हो सकते, इसलिए हमने ये डिमांड रखी है। हमने प्रेस रिलीज में बात नहीं की लेकिन बहरहाल की है, और डॉक्टर साहब ने भी कुछ बातें की है। यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी, पहले तो मैं नासिर पाशा साहब की बात को रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। देखिए, बात यह है कि इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया, लेकिन उनको उनकी सीट पे नहीं होना चाहिए। बल्कि कल ही हमने गालिबन एक प्रोग्राम किया, उसके ऊपर हसन साहब कह रहे थे कि ये सवाल किया गया कि अगर वो सीट पे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, इलेक्शन कैसे? उन्होंने कहा कोई सीनियर दूसरा आके जो है वो टेक ओवर कर ले और इलेक्शन करा दे। तो ये एट एनी कॉस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है हटाने का मुतालबा है इनका। वो कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात एक ही है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब जो है वो बहुत मासूम है बेचारे, उनको पता ही नहीं है कि हमें जो है वो फूलों की सेज दे के गई थी ये हुकूमत। और मजे की बात यह है, नालायक भी दूसरों को नालायक कह रहा है। ये कितनी मजे की बात है कि इनको ये भी याद नहीं है कि श्रीलंका बनाने का पूरा अज़म लेके निकले थे वजीर आज़म हाउस से, फिर उन्होंने उसको पूरा भी कराया, IMF को फोने भी कराई, लोगों को जो है रेमिटेंस भेजने से भी रोका गया, सैलाब ज़दगान के पैसे भी रोके गए, और जो है वो 80 जलसे और 2 लॉन्ग मार्च और 1 9 और 10 मई कराया।
इतना सुकून और इतना इत्मीनान पाकिस्तान को जो है आगे बढ़ने के लिए इमरान खान और उसकी फितना पार्टी दे रही थी, तो उसके बाद ये हमसे सवाल पूछते हैं। डिटाई का आलम यह है कि हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हुआ 3.5 साल पहले, और ये जो 1.5 साल 16 महीने की हुकूमत है ना, ये भी बस हुकूमत में थे ना हम, बाकी तो सड़कों के जरिए, IMF के जरिए, साजिशों के जरिए, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के अज़म के जरिए जो है वो तबाही बर्बादी तो ये महसूस कर रहा था, रेमिटेंस भी रुकवा रहा था, सैलाब जदगान के पैसे भी रुकवा रहा था, और फिर जो है ये अभी हमें बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर सका। लेट मी टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद फिर आप जवाब देना चाह रहे हैं बहुत बेचैनी से आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आप मुझे पता है उधर जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल भी ले लें साथ में, मेरा सवाल भी ले लें साथ में, ताकि दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा, ताकि वो ये ना लगे कि मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि हामिद खान साहब ने कहा है कि जो वकला तंजीमें कर रही हैं, उन्होंने इसको कहा है किसी के इशारे पर ये काम कर रही हैं। आप लोगों को लगता है ये सब किसी के इशारे पर हो रहा है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि किसके इशारे पे, मैं किसके इशारे पे नहीं है। वो वकला बैठे हुए हैं उनके जो जिन्होंने कहा है कि मेरे नाम से ये हुआ है, तो उनसे बेहतर और कौन बता सकता है। जिनके नाम से ये सारा कुछ बाहर निकला है, तो फिर व्हाई शुड आई कमेंट ऑन दैट थिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आ जाती है उसकी कि आपने कहा है कि उसमें, देखिए बात ये हो जाती है कि सिंपल सी बात है, एंड में 2022 में जून में GDP 6.1 था, उसके बाद अगले 18 महीनों के बाद हो गया। अगर इनके अंदर अकल, शऊर चीज़ें होती, इंपोर्टेड लोग ना होते, ठीक है, नाहल अपनी जगह है, नालायकी ज़्यादा ख़तरनाक है, अगर वो होते तो ये कम से कम 6.1 से 5.5 पे रोक लेते, 5 पे रोक लेते, 4 पर रोक लेते। हमने अगर किया था, सिर्फ 2 काम किए थे ना, बिजली के 5 रुपए कम किए थे और पेट्रोल के 10-15 रुपए कम किए थे, आते साथ ही उसको पहले रिवर्स कर देते। ये होता ही ना। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने कहा कि ये बहुत 30 मार खान है और सब कुछ कर लेंगे, एंड वहां पे इन लोगों ने किया। और ये याद रखे, जिस चीज़ पे ये PTI को बुरा भला कहते हैं कि 3.5 साल में, 3.25 साल में हमने रिकॉर्ड किए, इन्होंने 18 महीने में उस रिकॉर्ड से ज़्यादा कर्जे ले लिए, ये भी रिकॉर्ड है। अच्छा, जाते जाते 90 अरब रुपए एक उसको दे दिया और 10 अरब के खाली इश्तिहार आपको, आपके ये जो माशाल्लाह नजर बदरून ये टीवी में, इसमें सारे इश्तिहार दे दिए इन्होंने 10 अरब के। 90 और 10 कितने हो गए? 110 अरब। 110 अरब इन्होंने जाते जाते फूंक दिए। ये होती है नलायकी। एक मिनट है जाए, प्रॉब्लम मेरा क्या है? मेरा प्रॉब्लम यह है कि जो आज जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है ना, ये इस तरह ट्रीट कर रही है कि जैसे दहशतगर्द हो। 9 मई का वाक़े की बात करते हैं, वो बहुत गलत था। हम लोग जब सरफराज अहमद बंगुलजई साहब जो हैं, वो 70 लोगों के साथ जमा हो गए और कितने अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ वो बात कर रही चीज़ें कर रहे थे, राय रास्त पे आ गए, अल्लाह का शुक्र है। उनको जो दिन का भूला रात को शाम को वापस आ जाए, उसको भूला नहीं कहना चाहिए, उसको फोल्ड में ले लेना चाहिए। दिस इज द राइट थिंग टू डू। PTI वाले ने कोई ऐसी हरकतें नहीं की, वो हो गई थी, वो गलत बात थी, हम नहीं उसको पजीराई करें, हम कह रहे वो गलत थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि PTI वालों के साथ आप वो काम करें जो कोई दहशतगर्द के साथ भी नहीं करता है। आपने बतौर तंजीम ये जमात तस्लीम कर लिया है कि 9 मई में आपके लोग दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस? देखिए आप मुझसे पूछे, मेरे लिहाज से, मैं बतौर जमात पूछ रहा हूं। देखिए बतौर जमात हम ये कहते हैं वहां पे दहशतगर्दी नहीं हुई, वहां पे गलत बात जरूर हुई है। अगर वो जो टूटी फूटी हुई है, देखिए बात ही हो जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे अटैक जो है वो दहशतगर्दी नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि स्टेट इंस्टॉलेशंस पे अटैक दहशतगर्दी नहीं है। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो तोड़ फोड़ जलाओ घिराव है वो दहशतगर्दी नहीं है। मैं कहता हूँ वो बहुत गलत एक्ट है, वो गलत बात है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि यार ये, फिर तो डॉक्टर साहब बलूचिस्तान वाला कह सकता है यार कि मैं बलूचिस्तान से हूँ या मैं KPK से हूं, तो मेरी की भी चीज दहशतगर्दी है, और जो जॉगर में है या जीन्स में या टी-शर्ट में या सूट में वो जाकर जो है जला भी सकता है, या अगर
अगर उसकी पार्टी के पास 1.5 करोड़ वोट है तो वो जला भी सकता है, तोड़ भी सकता है, वो सियासी मूव के लिए। लेकिन अगर आप तस्लीम करेंगे कि आपकी जमात ने किया तो शायद माफी भी मिल जाए, लेकिन आप तस्लीम ही नहीं करेंगे तो फिर तो सजा है। एक मिनट ना, मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, दहशतगर्द वो शख्स होता है या वो तंजीम होती है जो मुसलसल एक काम गलत कर रही है, मुसलसल कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये एक हुआ गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, नोबडी इज डिफेंडिंग दैट थिंग, लेकिन दैट डजंट मीन यू कॉल देम कि यार ये दहशतगर्द है। आप कहो कि तुमने बहुत एक बंदे ने कत्ल किया है, आप उसको सीरियल किलर नहीं कह सकते एक कत्ल पे। राइट, ठीक। 1 मिनट अजमा साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैंने पाशा साहब की तरफ जाना है। मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब आपको क्या लगता है, ताहयात नाअहली वाला मामला, इश्तिहार भी जारी हो गया है, ये हल हो जाएगा मसला? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जो गलत फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ही दुरुस्त करने पड़ेंगे ना। एक लाडले को उस वक्त नवाजने के लिए जो है वो राह से हटाना था, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट अपने चेहरे पर लगे हुए दाग जो है वो खुद हटा दे। लेकिन दो बातें मुझे बड़ा हैरत हुई कि डॉक्टर साहब जो है उनको जो भी मालूमात मिल रही है या तो उस बंदे को फारिग कर दें जो उनको मालूमात देता है, या कम अज कम उसको रीचेक कर लिया करे। इनको ये शायद मालूम नहीं है कि जो इश्तिहारात है वो टोटल 2 अरब रुपए के थे, जो बाकी इनके बकाया जात थे ना, जो इन्होंने इमरान खान को फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वो छापने के लिए जो बहुत मेहनत की हुई थी, वो बकाया जात अदा हुए थे। तो ये बराए मेहरबानी इसके ऊपर कई दफा फैक्ट चेक आ चुका है, कभी वो चेक कर लिया करे, कभी तो प्रोपेगेंडा से बाहर आ जाए। दूसरी बात, इनको ये भी मालूम नहीं है कि मौसूफ ना सिर्फ पैसे कम करके गए थे बल्कि उसको जून तक फ्रीज करके चले गए थे, और वो 450 अरब रुपया बना था पाकिस्तान को, जिसके बाद पाकिस्तान उठ ही नहीं सका कभी। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ये अजीब बात है कि था वो गलत, लेकिन बस उनको छोड़ दे, उनको माफ कर दे। क्यों जी? जो इस मुल्क के अंदर जो है वो इनको ठेका है इनके पास कि ये जो भी गलत करें, ये पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े, इनको छोड़ दो, ये ज़कात खराब खा जाए, इनको छोड़ दो, ये साइफर के साथ खेल जाए, इनको छोड़ दो, ये नॉर्मल करें, इनको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो जी? ये कहाँ पे कौन से कानून में लिखा है कि पॉपुलर बंदा जो है जहाज हाईजैक किया तो उसपे इनको किया है, वो भी पॉपुलर था। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करती, लेट मी कंप्लीट प्लीज। दूसरी बात ये है कि अब ये जो नया प्लान हो रहा है ना, नया प्लॉट जो चल रहा है, वो ये बार बार सारी पार्टी 1971 की बातें क्यों कर रही है? आपको समझ नहीं आ रहा? इनके जो अब केपीके के अंदर जलसे वो कन्वेंशन हुए हैं, उसके अंदर से जो है अब नए क्लिप्स जो आए हैं, उसके अंदर वो फिर क्या, इमरान खान हम तैयार है, बताओ हमें किसके घर में घुसना है, क्या करने के लिए जाना है। ये इनका माइंडसेट तैयार किया था इमरान खान ने। ये अब भी इस मुल्क में आग लगाने के लिए तैयार है, और खुदा न खास्ता इनके डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले तो ये मुल्क तोड़ने से भी दरेर नहीं करेंगे। बट वो ये कह रहे हैं कि हमने एक ही दफा किया है ना, आप हमें वो कह रहे हैं कि हमने एक दफा किया है तो इसलिए हमें माफ कर दें। वो तो मुसलसल अच्छा नहीं, गलती हो गई है। गलती तस्लीम किसने की है सर आपकी तरफ से? आपकी जमात में किसी ने तस्लीम की है? इमरान खान ने खुद की है कि हमारे लोगों ने गलती की है? उन्होंने बिल्कुल क्या गलती की है, उन्होंने क्या, मैं बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं करता हूँ, बिल्कुल गलत किया है, किसी ने नहीं कहता। उन्होंने ये कहा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, मेरे लोगों ने नहीं किया। लेकिन अब जब उन लोगों को पकड़ा जाता है तो वो कहते हैं हमारे लोग, जिन लोगों ने किए उन्होंने गलत किया और उनको सजा मिलनी चाहिए। तो उन्हीं को तो सजा मिल रही है, बाहर से तीसरा बंदा तो नहीं पकड़ा। अभी तक उन पे प्रूफ करेंगे आप। हाँ, आप पहले प्रूफ करेंगे ना, उसके बाद करेंगे सजा। ओके, आप जरूर दें, अगर किसी ने किया, अगर आपको जिसका जरूर सजा दे, हम इस हक में कि सजा दें, लेकिन प्रूफ करके। राइट। पाशा साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब जो एक आज इश्तिहार है, उस पर बार काउंसिल की क्या पोजीशन है, और आप क्या समझते हैं कि ये जो 62(1)(f) ताहयात नाअहली है, ये ख़त्म होनी चाहिए? बिल्कुल, हम पहले दिन से हमारा स्टैंस ये है कि किसी सियासतदान को लाइफ टाइम नाअहल नहीं होना चाहिए, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह लाइफ टाइम नाअहली दी गई 62(1)(f) की तशरीह करते हुए, जबकि 62(1)(f) में लाइफ टाइम नाअहली का जिक्र ही नहीं है, और उसकी तशरीह करके लाइफ टाइम कर दिया गया। और ये उस वक्त किया गया जबकि इलेक्शन एक्ट में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अलबत्ता अब इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आ गई है, लेकिन सिर्फ उसमें अमेंडमेंट आने का बेनिफिट मियाँ साहब को नहीं मिल सकता अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस जजमेंट को ओवर रूल ना करे या उसके मुतबादिल कोई और जजमेंट ना आए। और मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सही डिसीजन है। उन्होंने सबको बुला लिया है जिन पे लाइफ टाइम हुई है, तो वो उस पर अपना केस पुट अप करेंगे। वो होपफुली मुझे लग रहा है कि ये शायद ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात ये है
कि ये जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुई है इसका बेनिफिशियल जो सबसे पहले बेनिफिट उठाएंगे वो जनाब इमरान खान साहब उठाएंगे, क्योंकि जो इनको भी नया जो ज़ाहिर जो हालात नज़र आ रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की ये बात कर रहे हैं, आज हमारे मुंह से इनको बुरी लगी और ये समझते हैं कि शायद हमने इनका बयानिया चुरा लिया है, हालांकि ये बात नहीं है। एंड ऑफ द डे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन जब करारदादे पेश करती हैं, अपनी बात करती हैं, तो आखिर में ज़रूर ये साबित होता है कि उसमें सब्सटेंस था, कोई रीज़न थी। और तीसरी बात जो एक आपने बात की थी कि एक साबका लीडर जो आजकल पीटीआई के लीडर है जनाब अहमद खान साहब, उन्होंने ये बात की है कि हम जो है हमारे पीछे कुछ और है और ये है। एक बात मैं कैटेगरिकली ये कह दूं कि वी आर दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान बार काउंसिल में, वी आर 17 और उनका ग्रुप 5 बंदों पे मुश्तमिल है। और सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हम 550 की अक्सरियत से जीत कर आए हैं। वी आर दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पिछले साल उनके ग्रुप के प्रेसिडेंट थे 60 के 70 वोटों से थे, वो हमारे भी प्रेसिडेंट थे, हमने उनका भी एहतराम किया और एक वोट से भी कोई जीते तो वो इलेक्टेड होता है। लेकिन इनको क्यों कर रहे हैं? लेकिन इनको ये हक नहीं पहुंचता कि ये कहें जी कि ये वकला की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। शक क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की मुल्की सतह पे 2 ग्रुप हैं, एक आसमा जहांगीर ग्रुप है, एक हामिद खान ग्रुप साहब। और हामिद खान ग्रुप जो है और आसमा जहांगीर ग्रुप दोनों का मुकाबला होता है, जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है। और हाँ, हम मुसलसल जीते आ रहे हैं। सिर्फ पिछले साल वो जीते और उसकी बुनियाद पे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जनाब ये नुमाइंदे नहीं है। नुमाइंदगी देखिए बार एसोसिएशन में एक वोट अपनी अंदर पर्सनल ये उसकी टसल है, उसकी बात वो कर रहे हैं। हालांकि हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ऐसी बात करेंगे। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए ये इलेक्शंस जो हो रहे हैं ना, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से एक बात दरख्वास्त करूँगा। मैं उनको कहूँगा कि आप लोगों ने एक नया दस्तूर स्टार्ट किया जिसमें आपने कहा है कि जो चीफ जस्टिस है वो 184(3) के लिहाज से नहीं कर सकता, एक कमेटी बैठेगी। मैं चाहता हूँ कि वो कमेटी बैठे और देखिए कि ये इलेक्शन कमीशन या जिस तरीके से इलेक्शन में बायसिज्म हो रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़, जैसे लोगों को, जैसे उस्मान डार की वालदा साहब के साथ है, जैसे आपने ये 60 बंदों के ख़िलाफ़ जो वारंट निकले, जैसे केपी में होता है, जैसे पंजाब में होता है, जैसे बलूचिस्तान में ज़ोब, और उसमें उन्होंने ग्राउंड के अंदर इंतज़ामिया ने पानी डाल दिया। अगर इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं तो मैं चीफ जस्टिस साहब से, मैं जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब से, मैं जस्टिस मंसूर अली शाह से, मैं जस्टिस याहिया अफरीदी से, मैं जस्टिस अमीनुद्दीन से, मैं जस्टिस एजाजुल हसन से, इन सब से पूछता हूँ आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? क्या हम आके जब तक दस्तक नहीं देंगे उस वक्त तक आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा? आप लोगों को कुछ नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है? आप 64(1)(f) के लिहाज से तो आप इश्तिहारात दे रहे हैं कि भाई आओ ये कर लो, दूसरी तरफ जो हो रहे है उसकी भी तशरीह कर लेना। अजमा साहब ये बताइएगा कि अब जाहिर है एक तरफ खान साहब भी अपने 3-3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, आपको लगता है लीगली पॉलिटिकली ये पॉसिबल होगा, वो लड़ सकेंगे? हजारों ख्वाहिशें थी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और जाहिर है वो अपने चंद लोग जो को खड़े रह गए हैं या जो छुपे हुए हैं या जो भागे हुए हैं, उनको कोई ना कोई तसल्ली और वो तो देनी है ना, तो वो इसलिए ये एक सिर्फ उसके लिए है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी सारी अपीलें कर रहे थे डॉक्टर साहब, ये कितने मासूम है ना बेचारे। मुझे मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि इनको क्यों नहीं पकड़ता कोई? डॉक्टर साहब जो है ये नहीं किया ना, खुद तो कह रही है मासूम है तो फिर कोई क्यों पकड़ेगा? प्रोग्राम पे आते हैं इनके पीछे एग्जैक्टली टीवी प्रोग्राम पे आते हैं, अगर वाकई आवाज बंद करनी हो, अगर वाकई जो है वो ये कर देना हो तो फिर इनको भी पकड़ लेना चाहिए, बट नहीं पकड़ते ना, बिकॉज उन्होंने कुछ किया नहीं। यही बात है। मतलब आप ये, मेरा ख्याल है आप ये कहना, लेकिन आपकी बात से मुझे एक इशारा मिल रहा है, आप ये कहना चाह रही है गालिबन, सोचता हूँ मैं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, आगे कहीं नहीं इनको ये डर है कि ये जो कर रहे हैं कि इसमें कहीं ये लोग ना हारे जाएं, क्योंकि लोग बाहर निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला 12.5 करोड़ में से कम से कम 9-9.5 करोड़ निकलेंगे। आजमा साहब डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमें, मैं अगर आपको पूरे प्रोग्राम में इंटरप्ट नहीं करती तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती। जी बात करें आजमा साहब। मैं समझा आप खामोश हो गई है, मुझे नहीं पता था आप नहीं हुई है। मेरी गुजारिश, मैं आपकी बारी पे बात कर रही हूं ना जी, आप मेरी बारी पे बीच में मत बोलिए ना। जी टाइम जा रहा है आजमा साहब, आप बात करें। कहना चाह रही हूँ कि जो भी 9-10 मई के अंदर या जो दूसरे मुकदमात के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, ये खाली ना 9-10 मई वो हमला हो गया नहीं,
पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एक मंसूबे के जरिए एक इदारे के अंदर म्यूटनी कराने की कोशिश की गई, उसके चीफ का पहले तो रोकने की कोशिश की गई उसकी तकरीरी को, उसके बाद जो है उसके खिलाफ बगावत कराने की कोशिश की गई। ये बड़ी सिंपल बात है। इनको लगता है गुड्डी गुड्डी का खेल हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और इनको तो चलाने के लिए दिया था ना, इनको फील्ड मिली थी, इन्होंने जला दी। इनको चलाने के लिए दी थी, इन्होंने जला दी। तो ये तो नहीं हो सकता। इमरान खान साहब इतने चहेते और लाडले नहीं है कि इस मुल्क को जो है वो जलाएं भी, वो उसका बेड़ा गर्क भी जो कर दे, उसकी माशत भी तबीयत भी वो कर दे, पाकिस्तान की अखलाकियात भी तबाह कर दे, और उसके बाद जो है वो आप उन्हें कहें कि बस जी इसको वापस ले आना चाहिए, पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है। कोई भी इस मुल्क की रेड लाइन नहीं है। इस मुल्क की रेड लाइन पाकिस्तान जो है वो सबकी रेड लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे एतराज होता है। और अब ये 1971 की बार बार एग्जाम्पल देते हैं, मुझे डर लगता है आदिल, मुझे परेशानी हो रही है कि अब फिर कुछ कुक हो रहा है। अब ये बार बार ये कोइंसिडेंस नहीं है। A to Z सारे पीटीआई के लीडर्स इस वक्त 1971 को याद कर रहे हैं। 1971 को क्या हुआ था आपको भी पता है ना, मुझे भी पता है। क्या बहुत अच्छा वाकया जिसको याद करते हैं ये। So you don't see him in next in general election, you don't see him contesting this election. Thank you so much अज़मा बुखारी साहिबा, डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, हसन पाक, तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात आपको देखें। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में अमन के हवाले से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द और साबिक BNA कमांडर सरफराज बंगलजई ने 70 साथियों समेत रियासत के सामने हथियार डाल दिए हैं और कौमी धारे में मजबूत किरदार अदा करने का ऐलान किया है। याद रहे कि आलमी दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में BLA और BLF काफ़ी ऊपर हैं। कुछ साल पहले इन तंजीमों ने TTP के साथ इश्तराक का ऐलान किया था। हालांकि नजरियाती तौर पर ये दो इंतहाएं हैं जो मुल्क दुश्मन अनासिर की सहूलतकारी से पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज बंगलजई ने इकरार किया कि मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों खेलने वाले कुछ गुमराह लोग पाकिस्तान और बिलखुसूस बलोचिस्तान के अमन और सलामती के लिए खतरा बने हुए हैं। इसके साथ साथ सरफराज बंगलजई ने मिसिंग पर्सन के नाम पर होने वाले झूठे प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब किया और जो लोग उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये उनकी तरफ से सब कुछ फैलाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ बलोच यकजहती काउंसिल की तरफ से भी मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। बलोच यकजहती काउंसिल जो है वो क्या करना चाह रही है, वो मिसिंग पर्सन के मामले पर जो है वो आवाज़ उठा रही है। और लेकिन एक साथ एक तरफ ये भी देखा जाता है कि जिन केसेस के ऊपर ये आवाज़ उठाई जा रही है उनमें कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी जो है वो BLA पर ही आयद होती है। तो इन तमाम मामलात पर हमने जो है वो नज़र रखनी है। आज के इस इशू पे हमने बात करनी है जिसमें हमारे साथ मौजूद है माहिर कौमी सलामती उमूर मोहम्मद अली साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मोहम्मद अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आज एक डेवलपमेंट हुई है कौमी धारे में, ये जो वापसी सरफराज बंगलजई की है वो कितनी अहम है, और ये जो एहतजाज के नाम पर इस वक्त हो रहा है इसके क्या रीजंस हैं, क्या इसके मुहर्रकात हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से आज का दिन एक बहुत तारीखी अहमियत रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक अस्करियत पसंद जो बलोच जमात थी उसकी क़यादत और एक बहुत बड़ी तादाद में उसके जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने न सिर्फ हथियार डाले बल्कि आलमी बरादरी और मीडिया के सामने ये एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठाना न सिर्फ एक गलती थी बल्कि जो बलोचों के मसाइल हैं उनका हल और उनका जो मुस्तकबिल है वो दरअसल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम इस वजह से है कि न सिर्फ इसके ज़रिए से एक पुरअमन अंदाज में एक अहम अस्करियत पसंद जो तंजीम थी उसका खात्मा हो गया, बल्कि साथ ही साथ अब इसके ज़रिए से और भी जो नाराज़ बलोच हैं वो भी राह रास्त पे आ सकेंगे और इससे वो ये हिदायत लेंगे कि दरअसल बलोच मसाइल का हल जो है और यहाँ की खुशहाली और तरक्की का दारोमदार पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के साथ मुंसलिक है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ऐसे वक्त में जब अब अस्करियत पसंद जो हैं वो हथियार डाल रहे हैं, बड़े बड़े ग्रोह हथियार डाल रहे हैं, इस वक्त जो है ये प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है इसका क्या मकसद हो सकता है? दरअसल इसके जरिए से ये बात साबित होती है कि एक ऐसे वक्त जबकि जो बलोच इंसर्जेंसीज हैं वो दम तोड़ रही हैं
और बतदरीज कौमी धारे में शामिल हो रही हैं ताकि पाकिस्तान और बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफ़र में अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर सकें, उस वक्त इस किस्म की आवाज़ और बयानियाँ मुरतब करना और एक दहशतगर्दों की हिमायत में ह्यूमन राइट्स का नैरेटिव डेवलप करना, दरअसल यूं लगता है कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे को सियासी और ह्यूमन राइट्स के गार्ड में आगे बढ़ाने की एक मज़मूम कोशिश है। और मैं समझता हूँ मीडिया के हवाले से ये आवाम तक इसकी हक़ाइक़ बताना बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि जिन साहब की के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए ये रैली मुनक्किद की जा रही है, वो खुद भी जो थे वो बेशुमार दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। कई जो कारकुन थे, मजदूर थे, मासूम, उनकी हलाकत के वो बराह रास्त जिम्मेदार थे और CTD की हिरासत के दौरान एक IED के हमले में उनकी वो हलाक हुए थे। तो उनके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना, पिछले 22 साल में 80,000 शहादतें पाकिस्तानियों ने दी हैं और उनके हवाले से तो कोई खैर सगाली के लिए या ह्यूमन राइट्स की बात नहीं की जाती। लेकिन जब दहशतगर्दी का खात्मा होने लगता है तो दो अंदाज में फेक नैरेटिव मुरतब किया जाता है। एक तो वो दहशतगर्दों को इंसानी हमदर्दी के नाम पे उनके खिलाफ एक आवाज, उनकी हिमायत में आवाज उठाई जाती है। दूसरा एक और फेक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव जो मुरतब किया जाता है वो ये होता है कि जनाब ये इनको कोई सरकारी इदारे उठा के ले गए हैं और ये मिसिंग पर्सन्स हैं, जबकि दरअसल ये वो लोग होते हैं जो कि दहशतगर्दी में शामिल होते हैं और उसके बाद जो है वो दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं पनाह लेने और रसद और इमदाद के लिए, और दरअसल और यहाँ पे एक नैरेटिव मुरतब किया जाता है कि जनाब ये मिसिंग पर्सन है। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कौमी सलामपुर। बलूचिस्तान का मामला जो है वो काफ़ी पेचीदा है। एक तरफ रियासत डायलॉग से गुमराह लोगों को कौमी धारे में ला रही है, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है, जहाँ दहशतगर्द गुर्बत और पसमानदगी का फ़ायदा उठाकर फुट सोल्जर्स भर्ती करते हैं। 10-12 हज़ार रुपये के एवज लोगों की पसमानदगी ख़रीदते हैं, वहाँ उसकी ज़ाहिर उसके बेनिफिशरी होते हैं और सरगना मुल्क से बाहर बैठे जो है इन ग्रुप्स के वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पुरतइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मौजूद कुछ सियासी ग्रोह इन मसाइल को बुनियाद बनाकर पॉलिटिक्स अपनी जो है वो चमकाने के अंदर लग जाते हैं, सियासत चमकाते हैं। चूँकि इलेक्शन करीब है इसलिए एहतजाजी तहरीकों की हौसला अफजाई की जा रही है। हालांकि इन्हीं सियासी ग्रोहों की सिफारिशात पर सालों पहले आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान पैकेज भी दिया गया था, जिसमें दीगर सूबों का हिस्सा काट कर अरबों रुपये दिए गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये पैसा कहाँ खर्च हुआ? जब तक बलूचिस्तान की सियासी क़यादत महरूमी को बुनियाद बनाकर ज़ाती और ग्रोही मफादात से बाहर नहीं निकलेगी, उस वक्त तक कोई पायदार सियासी हल नहीं निकल सकेगा। हालांकि एहतजाज करने वाले जो मामा कदीर हैं और नसरुल्लाह बलोच हैं, उनको भी मुख्तलिफ फोरम्स पर अपना मौक़िफ़ रखने की आज़ादी हासिल है, लेकिन उसके बावजूद वो फ़रीक़ैन को करीब लाने के बजाय एक यकतरफ़ा मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।